हेलो दोस्तों, तो आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटोरियल ऐप पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। ये आपका दूसरा वीडियो है आपके प्री फार्मुलेशन स्टडीज़ का, जो आपका यूनिट फर्स्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जो आप 5th सेमेस्टर में पढ़ते हैं, उसका ये आपका दूसरा वीडियो होने वाला है। पहले वीडियो हमने बात की थी प्री फार्मुलेशन क्या होता है, उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे, और जनरली हमने फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की बात की थी। तो इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम फिजिकल फॉर्म, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म देखेंगे। पार्टिकल साइज क्या होती है, शेप क्या होता है, फ्लो प्रॉपर्टीज क्या उन कौन कौन सी हैं, और सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल लाइक एज अ पीके, पीएच एंड पार्टीशन कॉफिशिएंट और पॉलीमॉर्फिज्म। वन बाय वन हम इन सब की स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल फॉर्म की। आपका फिजिकल फॉर्म में जनरली हम जब देखते हैं कि कंपाउंड है तो वो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। वैसे हमारी जो ड्रग होती है वो भी तीन फॉर्म में हो सकती है। कौन कौन सी ड्रग्स? सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। वही यहाँ पे लिखा गया है, ड्रग्स कैन बी यूज्ड एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। Solid material are mainly preferred in formulation due to ease of preparation into tablet and capsule। मेनली हम सॉलिड मटेरियल का यूज करते हैं टैबलेट और कैप्सूल के फॉर्मुलेशन में, क्योंकि बहुत इजी तरीके से हम टैबलेट और कैप्सूल को फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग सॉलिड मटेरियल। अगर हम बात करें मेजॉरिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस अगर एज सॉलिड मटेरियल, जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो किस फॉर्म में होती है, वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं। और जो हमारा प्योर केमिकल कंपाउंड होता है वो आपका दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एक तो आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गया और दूसरा एमॉर्फस फॉर्म हो गया। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है और एमॉर्फस फॉर्म क्या होता है? जो आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, इन क्रिस्टलाइन फॉर्म द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली बाउंड इन ए रेगुलर एंड रिपीटेड मैनर इन द एंटायर पार्टिकल। जो आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसमें जो एंटायर पार्टिकल में जो आपके मॉलिक्यूल्स और एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर और रिपीटेड मैनर में होता है। और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। यहाँ पे ये लिखा गया है ना, टाइटली बाउंड और रेगुलर मैनर में होते हैं जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, और रिपीटेड मैनर में होते हैं। तो इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म बोलते हैं। अगर इसके फीचर्स की बात करें कि क्रिस्टलाइन फॉर्म के फीचर्स कौन कौन से हैं, तो जो क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स आर होल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स, इसमें स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल्स के बीच। जो आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म है इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। दूसरा जो पॉइंट है, फीचर्स है, ये एनाइसोट्रॉपी बिहेवियर शो करता है आपका क्या? क्रिस्टलाइन फॉर्म। और इसकी फिक्स ज्योमेट्री होती है। फिक्स ज्योमेट्री की वजह से ये क्या होता है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है और हाई होती है। और स्टेबिलिटी की बात करें एमॉर्फस फॉर्म, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म की, तो जो इसकी स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू एमॉर्फस फॉर्म, मोर स्टेबल देन एमॉर्फस फॉर्म। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो वही नेक्स्ट पॉइंट है, लेस सॉल्युबल देन एमॉर्फस फॉर्म। और जो आपका लास्ट पॉइंट है फीचर्स का, वो क्या है? हैज़ लेसर टेंडेंसी टू चेंज इट फ्रॉम ड्यूरिंग स्टोरेज। इसके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए कम चांस होता है कि ड्यूरिंग स्टोरेज इसमें कोई टेंडेंसी चेंज हो जाए। तो काफ़ी कम चांस होता है किसके केस में? आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म के केस में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम क्रिस्टलाइन फॉर्म के। जो इसका एग्जांपल है, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म को प्री फॉर्मुलेशन में, तो देख सकते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ पेनिसिलिन जीन एज पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट इज मोर स्टेबल देन एमॉर्फस फॉर्म एंड प्रोड्यूस एक्सीलेंट थेरेपेटिक रिस्पॉन्स। जो आपका पेनिसिलिन जी है, जब वो पोटेशियम और सोडियम के सॉल्ट के फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है पेनिसिलिन जी का, जब वो पोटेशियम और सोडियम साल्ट के फॉर्म में होता है तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो एमॉर्फस फॉर्म से ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से वो काफ़ी हाई और एक्सेलेंट थेरेपेटिक रिस्पॉन्स जो होता है प्रोड्यूस करता है। तो आप देख सकते हैं कि क्रिस्टलाइन फॉर्म का क्या बेनिफिट है एमॉर्फस फॉर्म से। अब हम बात करते हैं एमॉर्फस फॉर्म क्या होता है। इन एमॉर्फस फॉर्म द मॉलिक्यूल अरेंजमेंट नॉट फिक्स मैनर एंड नॉट बाउंड टाइटली। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एक फिक्स मैनर में अरेंज नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं होते हैं। तो उसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? उसको हम एमॉर्फस फॉर्म बोलेंगे। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो कौन कौन से फीचर्स हैं? डू नॉट हैव एनी फिक्स इंटरनल स्ट्रक्चर, कोई फिक्स इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है इसके पास। और इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म से ज़्यादा होती है। तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी? तो कम होगी, लेस स्टेबल होगा देन क्रिस्टलाइन फॉर्म से। और इसका जो बिहेवियर होता है वो आइसोट्रोपिक बिहेवियर होता है, ये आइसोट्रोपी शो करता है। ये क्या? आपका एमॉर्फस फॉर्म।
और लो एंड नॉट ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जैसा कि आपने अभी देखा कि क्रिस्टलाइन फॉर्म के पास क्या होता है, बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन कंपेरिजन टू एमार्फस, कंपेरेटिव टू क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है, एमार्फस फॉर्म जो होता है वो आपका काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है और इसके पास कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती, मतलब इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है आपके किस फॉर्म के पास, आपके एमॉर्फस फॉर्म के बाद। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की, जैसे लाइक एज एक नोवोवायरसिन जो आपकी ड्रग है, इसको जब हम एडमिनिस्टर्ड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म तो वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जबकि जब हम इसको एमॉर्फस फॉर्म में एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो ये क्या होता है, इसका रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है जीआईटी में और इसकी थेरेपेटिक रिस्पॉन्स भी ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं कि एमॉर्फस फॉर्म भी हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है, कि कहीं हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म बेनिफिट दे रहा है और कहीं एमॉर्फस फॉर्म, तो दोनों का अपना अपना स्पेसिफिक यूज़ है। अब हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसकी बात कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो वो आपकी क्या है, वो आपका पार्टिकल साइज है। तो हम बात करते हैं पार्टिकल साइज की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। जो आपकी पार्टिकल साइज है ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये भी कहीं ना कहीं जब हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को फार्मुलेट करते हैं तो वहाँ पे जो ड्रग्स की पार्टिकल साइज हो या एक्सिपिएंट की पार्टिकल साइज हो, तो उसका कहीं ना कहीं रोल होता है थेरेपेटिक में और कई सारे में। जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है, ड्रग डिसोल्यूशन स्टेबिलिटी, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी एंड पेनिट्रेबिलिटी। तो इन सब में कहीं ना कहीं पार्टिकल साइज एक वाइटल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर इसकी बात करें तो इट में अफेक्ट फार्मुलेशन एंड प्रोडक्ट एफिकेसी। ये जो आपका पार्टिकल साइज है ये फार्मुलेशन को भी अफेक्ट करता है और प्रोडक्ट की एफिकेसी को भी अफेक्ट कर सकता है। सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग सब्सटेंस आर अफेक्टेड बाय द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से इफेक्ट होती हैं। इसीलिए जब हम कोई भी चीज़ फार्मुलेट करते हैं, जैसे सपोज दैट हमने टैबलेट बनाने जाए, तो वहाँ पे जो एक्सिपिएंट होने चाहिए या हमारे ड्रग होने चाहिए वो यूनिफॉर्म साइज में होने चाहिए। जब यूनिफॉर्म साइज में होंगे तो अल्टीमेटली उनको हम प्रॉपर, जितना भी आगे फार्मुलेशन करेंगे प्रॉपर फार्मुलेशन हो पाएगा। तो अगर हम साइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होगा तो प्रॉपर फार्मुलेशन नहीं होगा, बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है, कॉम्पैक्शन नहीं होगा। तो क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपके साइज, पार्टिकल साइज क्या बोल रही है, आपकी अफेक्ट हो रहा है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपके पार्टिकल साइज से अफेक्ट हो रहा है, लाइक एज अ ड्रग डिसोल्यूशन में प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेबिलिटी में भी वो चेंज कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर सकता है पार्टिकल साइज, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी और पेनिट्रेबिलिटी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है जो आपकी अल्टीमेटली पार्टिकल साइज से अफेक्ट हो सकती है। इसीलिए हमको क्या होना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए कि यूनिफॉर्म साइज का होना चाहिए सारी चीज़ें। तो अगर हम बात करें कि पार्टिकल साइज को इवेलुएट कौन कौन से मेथड से करेंगे, तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, उसमें मैंने कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया है, लाइक एज अ सीविंग और स्क्रीनिंग मेथड, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सेडिमेंटेशन एंड स्ट्रीम स्कैनिंग। पार्टिकल साइज अपने इसके पहले फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे पूरा प्रॉपर साइज वगैरह मेंशन नहीं किया है, तो आप वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आपकी है पार्टिकल शेप। पार्टिकल शेप भी कहीं ना कहीं हमारे फॉर्मुलेशन को अफेक्ट करता है। तो यूनिफॉर्म शेप होना चाहिए, जो हमको रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए उसकी पार्टिकल शेप की। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस, ये किसके लिए यूज होता है, जो पार्टिकल शेप, सरफेस रेगुलरिटी कैसी है और ज्योमेट्रिकल शेप कैसा है पार्टिकल्स का, ठीक है। इट अफेक्ट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, ये मतलब पार्टिकल की फॉलोइंग प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है, लाइक एज अ सरफेस एरिया, फ्लो, पैकिंग एंड कॉम्पैक्शन। अगर यूनिफॉर्म शेप नहीं होगा उसका तो क्या होगा, अल्टीमेटली फ्लो में प्रॉब्लम आएगी, सरफेस एरिया में प्रॉब्लम आएगी और पैकिंग और कॉम्पैक्शन में प्रॉब्लम आने वाली, अगर आप पार्टिकल का प्रॉपर शेप नहीं है तो, जो हमको रिक्वायरमेंट है। अगर हम पार्टिकल शेप की बात करें तो जनरली जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन कौन से शेप में एग्जिस्ट होते हैं, तो जो आपका पहला है इक्वेंट, एसिकुलर एंड कॉलमनर, फ्लैग, प्लेट एंड लैथ। ये कई सारे शेप हैं जिसमें पार्टिकल जनरली आपके मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो आपकी फ्लो प्रॉपर्टी है। फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग सब्सटेंस आर द स्पेसिफिक बल्क कैरेक्टरिस्टिक विच अफेक्ट द फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस। जो फ्लो प्रॉपर्टी है ये स्पेसिफिक बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी सब्सटेंस की, जो आपकी फार्मूलेशन को अफेक्ट कर सकती है। उसमें फ्लो प्रॉपर्टीज में मेनली हम किसकी स्टडी करेंगे, एंगल ऑफ रिपोज देखेंगे, डिस्पर्सिबिलिटी, कार्स इंडेक्स एंड हंसनर रेशियो, ये सारी स्टडी करेंगे हम किसमें, फ्लो प्रॉपर्टीज में। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, तो एंगल ऑफ रिपोज जो होता है मैक्सिमम एंगल होता है किसके बिटवीन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और सरफेस
ऑफ ए पाइल ऑफ पाउडर। अगर इसके कुछ ग्रेड की बात करें तो किस टाइप का फ्लो होगा, अगर एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा, तो लोअर वैल्यू इंडिकेट द बेटर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब अगर हमारी एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू कम है तो आप उसका बेटर फ्लो होगा जो आपका पाउडर है। जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है, अगर एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू 20 से बिलो है तो वो कैसा फ्लो होगा, आपका एक्सीलेंट फ्लो होगा। अगर 20 to 30 के बीच में है तो गुड होगा, 30 to 40 के बीच में है तो पैसेबल होगा, और ग्रेटर देन 40 है तो वेरी पुअर फ्लो होगा आपके पाउडर का। यहाँ पे मैंने केवल एंगल ऑफ रिपोज की बात की है। आगे बात कर रहा हूँ नेक्स्ट जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल क्या होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन एट विच द सोल्यूशन फेज इज इन इक्विलिब्रियम विद द गिवन सॉलिड फेज एट ए स्टेटेड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जो आपका सोल्यूशन फेज है और जो आपका सॉलिड फेज है वो क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। और उसके लिए आपका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए। इट अफेक्टेड द रेट ऑफ ड्रग रिलीज इन डिजोल्यूशन मीडियम। ये रेट ऑफ ड्रग रिलीज को अफेक्ट करता है डिजोल्यूशन मीडियम में आपकी क्या, सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्युबिलिटी आपकी ऑप्टिमम नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं आपके ड्रग रिलीज को इफेक्ट करेगा डिजोल्यूशन मीडियम में। नॉलेज ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इज आल्सो इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन इंजेक्टिबल फार्मूलेशन। जब हम किसी भी इंजेक्टिबल फार्मूलेशन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपकी सॉल्युबिलिटी की नॉलेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के कुछ टर्म है, जैसे सॉल्युबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। सॉल्युबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में हम बात करेंगे कुछ डिस्क्रिप्टिव टर्म है, और यहाँ पे आपका है पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट। एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट के लिए कितना सॉल्वेंट रिक्वायर्ड हो रहा है। अगर बेरी सॉल्यूबल होगा तो क्या होगा, अगर ड्रग हमारी बेरी सॉल्यूबल है तो उस केस में हमारा लेस देन 1 पार्ट लगेगा आपके सॉल्वेंट का। एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट के लिए या एक पार्ट ऑफ ड्रग के लिए आपका लेस देन 1 पार्ट लगेगा सॉल्वेंट का। तो अगर फ्रीली सॉल्यूबल है तो 1 to 10 के बीच पार्ट लगेगा, सॉल्यूबल है तो 10 to 30, स्प्रिंगली सॉल्यूबल 30 to 100 एंड स्लाइटली 100 to 1000 एंड वेरी स्लाइटली 100 to 10,000 एंड इनसॉल्यूबल के केस में 10,000 एंड ओवर 10,000 हो रहे हैं उससे ज़्यादा। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको देख सकते हैं रिगार्डिंग जीपैट एंड यूर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं पीकेए या डिसोसिएशन कांस्टेंट। पीकेए क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ए ड्रग कैपेबल ऑफ आयोनाइजेशन विद इन ए पीएच रेंज 1 to 10 इज इंपॉर्टेंट सिंस सॉल्युबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन कैन बी अल्टर्ड बाई पीएच चेंज। जो आपका पीकेए होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फॉर्मुलेशन के केस में। कैसे, क्योंकि किसी भी ड्रग का आयोनाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है, उसकी क्या बोलते हैं, उसके इफेक्ट को शो करने के लिए, एब्जॉर्प्शन को शो करने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच पे। तो पीके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंपाउंड कंटेनिंग बेसिक और एसिडिक फंक्शनल ग्रुप सॉल्युबिलिटी एट अ गिवन पीएच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंपाउंड आयोनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी ड्रग्स से मेनली जो इसमें बेसिक और एसिडिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो सॉल्युबिलिटी एक पर्टिकुलर पीएच पे वो इन्फ्लुएंस होती है उसके आयोनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो इसीलिए पीके इंपॉर्टेंट है। द हेंडरसन हेजल-बेल्च इक्वेशन प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ द आयोनाइज एंड आयोनाइज्ड ड्रग कंसंट्रेशन एट पर्टिकुलर पीएच। हम आयोनाइज और आयोनाइज ड्रग का कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पीएच पे, कैसे, बाय यूज ऑफ हेंडरसन हेजल-बेल्च इक्वेशन की यूज से। तो हेंडरसन हेजल-बेल्च इक्वेशन क्या है, ये आपका हेंडरसन हेजल-बेल्च इक्वेशन है फॉर बेसिक ड्रग के लिए पीकेए प्लस लॉग आयोनाइज ड्रग अपॉन अनआयोनाइज ड्रग, और फॉर एसिडिक ड्रग के लिए पीएच बराबर पीकेए प्लस लॉग अनआयोनाइज ड्रग एंड अपॉन आयोनाइज ड्रग। ये आप देख लेना अच्छे से। पीकेए डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ ड्रग, इसमें नेचर ऑफ ड्रग अगर नेचर ड्रग से बता सकते हैं उसका पीकेए कितना होगा, या आयोनाइज्ड होगी अनआयोनाइज्ड होगी एक पर्टिकुलर पीएच पे। तो अगर जो आपकी ड्रग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो आपकी टेबल है, तो अगर जो आपकी ड्रग है वो वेरी वीक एसिड नेचर की है तो वो उसका आयोनाइजेशन क्या होगा, अनआयोनाइज्ड एट ऑल पीएच, वो ऑल पीएच पे अनआयोनाइज्ड होगी और उसका पीके ग्रेटर देन 8 होगा। और मॉडरेटली वीक एसिड है तो अनआयोनाइज्ड एट गैस्ट्रिक पीएच और उसका जो पीके होगा वो 2.5 to 7.3 होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आयोनाइज
एट ऑल पीएच, और इसका जो पीके होगा लेस देन 2.5 होगा। वेरी वीक बेस के लिए अनआयोनाइज्ड एट ऑल पीएच, और इसका पीके लेस देन 5 होगा। मॉडरेटली वीक बेस के लिए अनआयोनाइज्ड एट इंटेस्टाइनल पीएच, और इसका जो पीके होगा 5 to 11 के बीच होगा। स्ट्रॉन्ग बेस के केस में आयोनाइज एट ऑल पीएच, और इसका जो पीके होगा वो ग्रेटर देन 11 होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एमसीक्यूज में। सम रिपोर्टेड मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पीके, कौन कौन सी मेथड्स है जिनसे हम पीके का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। जो सबसे पहला आपका मेथड है वो आपका पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, यूबी स्पेक्ट्रोस्कोपी, सॉल्युबिलिटी मेजरमेंट, एचपीएलसी टेक्निक, कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस और फोमिंग एक्टिविटी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी है वो है आपकी पार्टीशन कॉफिशिएंट। फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपकी है वो क्या है, पार्टीशन कॉफिशिएंट है आपकी। तो पार्टीशन कॉफिशिएंट हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले द पार्टीशन कॉफिशिएंट, और इसको हम डिनोटेड करते हैं लॉग पी से, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अनआयोनाइज्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड। रेशियो अब होता है आयोनाइज्ड ड्रग का जो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड एक्वस फेज एट इक्विलिब्रियम। तो उसको क्या बोलते हैं हम, पार्टीशन कॉफिशिएंट बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ ड्रग लाइपोफिलिसिटी एंड इंडिकेशन ऑफ इट्स एबिलिटी टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज द ऑयल एंड वाटर पार्टीशन कॉफिशिएंट। जो ड्रग की लाइपोफिलिसिटी को इंडिकेट करता है आपका क्या, पार्टीशन कॉफिशिएंट, कि वो ड्रग सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है कि नहीं क्रॉस कर रही है, उसकी एबिलिटी को भी डिफाइन करता है आपका पार्टीशन कॉफिशिएंट, और लाइपोफिलिसिटी को इंडिकेट करता है आपका पार्टीशन कॉफिशिएंट। इफ कंपाउंड है लॉग पी, अगर लॉग पी 0 होगा तो मीन्स कंपाउंड इज इक्वली सॉल्युबल इन वाटर एंड पार्टीशनिंग सॉल्वेंट। जो कंपाउंड होगा वो आपका इक्वली सॉल्युबल होगा वाटर में और पार्टीशनिंग सॉल्वेंट में। अगर लॉग की वैल्यू क्या है, लॉग पी की वैल्यू 0 है। अगर लॉग पी की वैल्यू -2 है तो कंपाउंड 100 टाइम मोर सॉल्युबल इन वाटर, दैट मीन्स क्वाइट हाइड्रोफिलिक। जो आपका कंपाउंड होगा वो 100 टाइम्स मोर सॉल्युबल होगा वाटर में कंपैरिजन टू पार्टीशनिंग सॉल्वेंट में। दैट अगर ये ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में तो इसको बोल सकते हैं हाइड्रोफिलिक। ठीक है दोस्तों। अगर हम लॉग पी की बात करें तो लॉग पी अगर 5 है तो उस केस में क्या होगा, कंपाउंड इज 1,00,000 टाइम्स मोर सॉल्युबल इन द पार्टीशनिंग सॉल्वेंट। मतलब कंपाउंड जो आपका वो किस में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, पार्टीशनिंग सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होगा कंपेरिजन टू आपके एक्वस सॉल्वेंट के या वाटर सॉल्वेंट के। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपकी क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, जो हमारे कंपाउंड है एलिमेंट है अगर वो मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं विथ डिफरेंट इंटरनल लैटिसेस, सो उनको क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फ बोलेंगे, और इस फिनोमेना को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगर डिफिनीशन की बात करें तो कैसे होगा, पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड और एलिमेंट टू क्रिस्टलाइज एज मोर देन 1 डिस्टिंक्ट क्रिस्टलाइन स्पीसीज। ठीक है, डिस्टिंक्ट क्रिस्टलाइन स्पीसीज विद डिफरेंट इंटरनल लैटिसेस। मतलब कंपाउंड और एलिमेंट की एबिलिटी जो क्या उनको मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करें विथ डिस्टिंक्ट क्रिस्टलाइन स्पीसीज, वो अलग से क्रिस्टलाइन स्पीसीज हो और उनके पास डिफरेंट इंटरनल लैटिसेस हो, या उनका डिफरेंट इंटरनल जो आपका मॉलिक्यूल्स एटम्स की बाइंडिंग हो वो डिफरेंट हो इंटरनल में। वेरियस क्रिस्टलाइन फॉर्म आर टर्म, उसको क्या बोलते हैं, जो वेरियस क्रिस्टलाइन फॉर्म होंगे उनको क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फ बोलेंगे, और फिनोमेना को पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। दीज आर टू टाइप्स, एक इनेंशियोट्रोपिक और मोनोट्रोपिक, दो टाइप्स को हो सकते हैं आपके पॉलीमॉर्फ्स। इनेंशियोट्रोपिक क्या होते हैं, वन पॉलीमॉर्फ कैन बी रिवर्सिबली चेंज इनटू अनदर बाय वेरिंग टेम्परेचर और प्रेशर। जब टेम्परेचर और प्रेशर का चेंज हो रहा है तो एक पॉलीमॉर्फ दूसरे पॉलीमॉर्फ में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसको बोलते हैं इनेंशियोट्रोपिक। और जब वेरिंग इन टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज पर, जैसे एग्जांपल की बात करें तो सल्फर। मोनोट्रोपिक क्या होते हैं, वन पॉलीमॉर्फ फॉर्म इज अनस्टेबल एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक पॉलीमॉर्फ जो होता है अनस्टेबल होता है ऑल टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसको बोलते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें तो ग्लिसराइड स्टीयरेट आपका हो सकता है। तो अब अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का सिग्निफिकेंस क्या है, डिफरेंट पॉलीमर एग्जिबिट डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। जो आपके डिफरेंट पॉलीमर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटी के होते हैं। थेरेपेटिक एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी, उसकी वजह से उनकी थेरेपेटिक एक्टिविटी और स्टेबिलिटी भी अलग होती है। केमिकल स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी चेंजेस ड्यू टू द पॉलीमॉर्फिज्म कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन ड्रग एक्टिविटी। केमिकल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी जो होती है, जो पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से जो हो रही है, तो वो क्या होती है,
इम्पैक्ट उसकी ड्रग एक्टिविटी को क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं अगर आपकी पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से केमिकल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी चेंज हो रही है तो। ठीक है, तो ये कुछ सिग्निफिकेंस आपके पॉलीमॉर्फिज्म के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो आपका वो थर्ड लेक्चर होगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।